गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी। आज हम अध्याय नंबर 2 ले रहे हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ये राजा, किसान और नगर के संदर्भ में हम 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी के दौरान उस समय के बारे में, उस समय राजा की स्थिति क्या हुआ करती थी, नगरों की स्थिति क्या थी, वहाँ पर किस प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हुए, हम उस समय चक्कर में जा रहे हैं जहाँ पर मौर्य काल और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में और महाजनपदों की शुरुआत हो रही थी। तो आज जो हमारा अध्याय है वो है अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 का नाम है राजा, किसान और नगर। ये समय पीरियड है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का। यानी हमें इस समय के अंतर्गत राजा के बारे में और किसान और नगरों के बारे में देखना है कि वहाँ पर किस प्रकार के इनकी स्थिति थी, किस प्रकार इनका विकास हुआ, राजा का प्रशासन, राजा किस प्रकार राज्य का संचालन करता था और किसान वर्ग और नगरों का किस प्रकार अभ्युदय हुआ। इस समय पीरियड में हम अगर पहली बात करें तो हमें ये जानकारी जो मिल रही है इस समय पीरियड की, वो हमें जानकारी मिल रही है प्रमुख रूप से। यदि हम जानकारी की बात करें कि इस समय पीरियड की हमें जानकारी किन स्रोतों से मिल रही है, तो वो जानकारी मिल रही है हमें अभिलेखों से। अब पहले ये समझ लीजिए कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख का मतलब ये होता है कि पत्थर के ऊपर या मिट्टी के बर्तन के ऊपर अक्षरों को खोदकर लिखा जाता है और ऐसा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने विचार या अपनी उपलब्धियों का जिक्र वहाँ पर पत्थरों के ऊपर लिखवा कर करता है वो, या कोई राजा या कोई महारानी या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति या कोई दान दिया है तो उस दान का जिक्र पत्थरों के ऊपर करवाया जाता है, उसे हम अभिलेख कहते हैं। इन अभिलेखों से हमें इस समय पीरियड की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा हम और बात करें इस समय पीरियड की कि और कहाँ से जानकारी मिल रही है, तो बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी बौद्ध व जैन ग्रंथों से भी इस समय पीरियड की हमें जानकारी मिल रही है। चलो टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हुए हम इस अध्याय का हम अपना पहला बिंदु ले रहे हैं। पहले बिंदु का नाम है पियदसी और प्रिंसेप। चलिए पहले हम पियदसी का अर्थ होता है मनोहर, मुख्य आकृति वाला राजा। और प्रिंसेप का संबंध यहाँ पर अंग्रेज विद्वान से है जिन्होंने सन 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, जो कि खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इनका पूरा नाम है जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने सबसे पहले 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अशोक के अभिलेखों में पियदसी नाम मिल रहा है, जिसकी समानता मौर्य सम्राट अशोक से की गई है कि ये अशोक का ही नाम है पियदसी, क्योंकि उसके अभिलेख हैं जिसकी समानता मौर्य सम्राट अशोक से की गई है। अब अगले बिंदु पर हम बात करें तो जो हमारा अगला बिंदु है वो है प्रारंभिक राज्य।
प्रारंभिक राज्यों में सबसे पहले बात करें तो प्रारंभिक राज्यों में सबसे पहले जो जिक्र मिल रहा है वो मिल रहा है 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों के बारे में प्रारंभिक राज्यों के संदर्भ में जिक्र मिल रहा है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, क्या कोई अभिलेख से मिल रही है या कोई ग्रंथों से मिल रही है, उस पर हम थोड़ा बाद में आएंगे। पहले महाजनपद का हम शुरुआत करें उससे पहले आप इस शब्द को समझिए, जनपद को, कि जनपद क्या होता है। ऐसा भूखंड जहां पर लोगों का या जन का समूह निवास करता है, वह जनपद कहलाता है। और यही जनपद जब आकार में बड़े हो जाते हैं तो ये महाजनपद कहलाने लगते हैं। अब हम हमारे बिंदु पर वापस लौटते हैं, 16 महाजनपद। तो सबसे पहले 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी मिल रही है हमें, वो जानकारी हमें मिल रही है बौद्ध व जैन ग्रंथों से। इन ग्रंथों के अकॉर्डिंग वैदिक काल के समाप्त होने के बाद लगभग 600 ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। इसी महाजनपदों के उदय को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। भारत में पहली नगरीकरण की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता व सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है, और दूसरी नगरीकरण की जो शुरुआत मानी जाती है वो महाजनपद काल से मानी जाती है। यदि हम इसमें और बात करें तो जो बौद्ध अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन धर्म का जो ग्रंथ है, भगवती सूत्र, इस ग्रंथ से भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिल रही है। कुछ प्रमुख जो महाजनपद है उनका जिक्र बार बार इन ग्रंथों में हो रहा है। ये महाजनपद यदि बात करें हम तो ये महाजनपद है अवंती, कुरु, पांचाल, मगध, कौशल। इन महाजनपदों का जिक्र बार बार हमें बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में बार बार इनका जिक्र मिल रहा है। इन महाजनपदों का जिक्र बार बार इन ग्रंथों में मिल रहा है। इसका मतलब ये महाजनपद उस समय शक्तिशाली रहे होंगे। प्रारंभिक राज्यों के अंतर्गत हम आगे की बात करें, इसमें अगला बिंदु हम लें तो अगला बिंदु है एक शक्तिशाली राज्य मगध। एक शक्तिशाली राज्य मगध। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद मगध जो कि एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। कि जो कारण है शक्तिशाली होने के पीछे वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कृषि उपज अधिक होती थी। कृषि उपज अधिक होने के कारण दूसरा जो कारण है वो है लोहे की खदानें यहाँ उपलब्ध थी, इसलिए हथियार वगैरह बनाना आसान होता था। तीसरी बात करें तो यहाँ पर हाथी आसानी से उपलब्ध थे। चूंकि हाथी सेना के प्रमुख अंग होते हैं,
इन सभी कारणों के कारण मगध राज्य शक्तिशाली हो गया। परंतु बौद्ध और जैन ग्रंथ अलग ही कुछ बात बता रहे हैं। उनका मानना है कि इन कारणों के कारण महाजनपद मगध जो है वो शक्तिशाली नहीं हुआ था, कुछ और कारण थे। बौद्ध और जैन धर्म क्या बता रहे हैं? बौद्ध व जैन धर्म के अकॉर्डिंग यहां पर जो शासक हुए उनकी जो नीतियां थी वो नीतियां महत्वाकांक्षी प्रकार की थी। महत्वाकांक्षी प्रकार की, इनका मतलब यह हुआ कि शासकों की नीतियां ऐसी थी कि वो अपने लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहते थे, जिनमें प्रमुख रूप से अजातशत्रु महापद्मानंद का नाम आता है। मगध एक शक्तिशाली राज्य के बाद हम अगला बिंदु ले रहे हैं मौर्य साम्राज्य का उदय। मौर्य साम्राज्य का उदय 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। इनके जो सलाहकार या जो प्रधानमंत्री थे वो थे कौटिल्य या चाणक्य। अब हम आगे की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है? मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी के जो स्रोत हैं उसमें सबसे पहले हम बात करें तो इसी महान आदमी का एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उससे हमें इस समय के बारे में जानकारी मिल रही है। इसके अलावा यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उससे भी हमें जानकारी मिल रही है। इसके अलावा बात करें तो जैन व बौद्ध ग्रंथों से भी इस समय के बारे में जानकारी मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण जो इस समय की जो जानकारी दे रहे हैं वो है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख भी इस समय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जो अशोक ने पत्थरों के ऊपर अपने संदेश लिखवाए थे, जिन्हें हम धम्म कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमने प्रिंसेप और पियदर्शी के बारे में पढ़ा। इसमें पियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुख आकृति वाला राजा, जिसकी समानता मौर्य सम्राट अशोक से की गई है। क्योंकि ये जो नाम हमें मिल रहा है ये हमें अशोक के अभिलेखों में नाम मिल रहा है, जिसको पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की है वो जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेजी विद्वान ने प्राप्त की है। उन्होंने बताया है कि ये जो पियदर्शी जो नाम है ये अशोक का ही है। फिर हमने बात की प्रारंभिक राज्यों के अंतर्गत 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपदों में हमने देखा कि बौद्ध धर्म जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जैन जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों का जिक्र मिल रहा है। लेकिन इन ग्रंथों में इन महाजनपदों के बारे में स्पष्ट अनुसूची नहीं मिल रही है, जिनमें प्रमुख रूप से बार बार जो महाजनपदों के बारे में वर्णन मिल रहा है उनमें अवंती, कुरु, पांचाल, मगध आदि महाजनपदों के बारे में जिक्र मिल रहा है। इससे अनुमान लगाया गया है कि ये जो महाजनपद है ये उस समय शक्तिशाली रहे होंगे। फिर हमने बात की मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में। मगध शक्तिशाली क्यों था, उसके पीछे इतिहासकारों ने कारण बताए कि यहाँ पर कृषि उपज ज्यादा होती थी, लोहे की खदानें थी जिससे हथियार बनाने आसानी से हथियार बनाए जा सकते थे। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हाथी आसानी से उपलब्ध होते थे और हाथी चूंकि सेना के प्रमुख अंग होते हैं, इस कारण मगध राज्य शक्तिशाली था। लेकिन बौद्ध व जैन ग्रंथ अलग ही बता रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर जो शासक हुए उनकी नीतियां जो थी वो महत्वाकांक्षी प्रकार की थी। मतलब वो एक जगह शांत बैठकर शासन नहीं करते थे, वो लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। इस कारण मगध शक्तिशाली राज्य हुआ।
फिर हमने मगध एक शक्तिशाली राज्य के बाद हमने मौर्य साम्राज्य का उदय के बारे में बात की। ये देखा कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रारंभ होता है वो 321 ईसा पूर्व में चौथ मौर्य के द्वारा होता है, जिनके प्रधानमंत्री या सलाहकार जो थे वो थे कौटिल्य या चाणक्य। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो अर्थशास्त्र, इससे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा यूनानी राजदूत मेगिस्थनीज की इंडिका है, उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा हमने बात की, इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाले अशोक के अभिलेख भी शामिल इसमें किए जाते हैं, क्योंकि अशोक ने अपने जो संदेश लिखवाए जिन्हें धम्म कहते हैं, उन्होंने पत्थरों के ऊपर उन संदेशों को लिखवाया जिन्हें हम अशोक के अभिलेख कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए बिंदु के साथ। धन्यवाद।